नमस्कार मित्रों, मैं रीता सरकार अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों को कहानियाँ सुनाती हूँ। मेरी आज की कहानी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, यह मेरा विश्वास है। कहानी का शीर्षक है 7 राजकुमारों की कथा। एक राजा थे, उनके 7 पुत्र थे। सभी देखने में सुंदर, साहसी एवं शिक्षित थे। राजा उन्हें बहुत चाहते थे। बचपन में एक साथ खेलते तथा एक ही तरह के कपड़े पहनते थे। बड़े होने पर राजा ने उन सबों को एक एक सुंदर महल बनवा दिया। जब राजकुमारों के विवाह की बात चली, तब राजा ने चारों तरफ अपने दूत भेजे ताकि एक ही प्रकार की सुंदरी, सुशिक्षित तथा बुद्धिमती 7 कन्या मिल सके। पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर दूत वापस लौट आए और राजा से कहा, महाराज, हम सब 7 द्वीपों में खो जाए, लेकिन एक साथ एक ही प्रकार की 7 कन्या कहीं नहीं मिली। उनकी बात सुनकर राजा अत्यंत चिंतित तथा दुखी हो गए। महाराज को चिंता में डूबा हुआ देख मंत्री ने कहा, महाराज, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपकी इच्छा अनुसार कन्या मिलना असंभव है, क्योंकि पंडितों का कहना है कि जब कोशिश कामयाब नहीं हो पाता, तब भाग्य पर छोड़ देना चाहिए। अतः आप राजकुमारों से पता करें, क्या वे अपने भाग्यानुसार कन्या से विवाह के लिए राजी हैं। राजा ने अपने 7 पुत्रों को बुलाकर मंत्री की बात बताई। 7 पुत्र राजी हो गए। राजकुमारों को किले के ऊंचे टीले पर खड़ा किया गया, जहां से चारों दिशाओं में काफी दूर तक दिखलाई पड़ता था। उनके हाथों में तीर धनुष दे दिया गया तथा अपनी इच्छा अनुसार किसी एक तरफ तीर चलाने को कहा गया। जिसका तीर जिस घर में गिरेगा, उसे उसी घर के कन्या से विवाह करना पड़ेगा, चाहे वो राजकन्या हो या गरीब नौकरानी। देखो बच्चों, राजा ने किस तरह की शर्त रखी। 7 राजकुमार अपना तीर चलाए। छोटे राजकुमार के अतिरिक्त बाकी राजकुमारों का तीर धनवान घरों में गिरा। केवल छोटे राजकुमार का फेंका हुआ तीर कहीं नहीं मिल रहा था। अंत में तीर एक पेड़ की डाल पर मिला। उस पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी। छोटे बेटे के दुर्भाग्य की बात सोचकर राजा दुखी हो गए, क्योंकि किसी बंदरिया से मनुष्य का विवाह कैसे हो सकता है। छोटे बेटे ने राजा को समझाया, महाराज, आप दुखी न हो। मेरे भाइयों के भाग्य में सुंदरी कन्या से विवाह करना लिखा था, परंतु शायद मेरे भाग्य में यही लिखा था। मैं जानता हूँ कि बंदरिया से विवाह नहीं हो सकता, परंतु मैं अपनी
प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता, अतः मैं उसे घर ले आऊँगा तथा उसे ही पाल पोस कर अपनी जिंदगी बिताऊंगा। छोटे राजकुमार के ये तर्क थे। अब आगे कहानी में क्या हो रहा है देखिए। 6 राजकुमारों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया गया। पूरे नगर को फूल, माला तथा रोशनी से सजाया गया। नगरवासी आनंद पूर्वक विवाह में शामिल हुए, लेकिन छोटा राजकुमार बेचारा अपनी बंदरिया के गले में हीरों का हार डालकर मलमल की कुर्सी पर उसे बैठाकर उससे कहा, मेरी प्यारी बंदरिया, आज के इस खुशी के अवसर पर हम दोनों के बारे में पता करने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सुख शांति से रखूंगा। क्या तुम्हें भूख लग रही है? इतना कहकर राजकुमार एक सोने की थाली में फल सजाकर उसके सामने रख दिया। इस प्रकार वे दोनों महल में रहने लगे। लोग उनको पागल, जिद्दी या बेवकूफ़ समझते थे। महाराज ने कई बार छोटे राजकुमार को समझाने की कोशिश की ताकि किसी अन्य कन्या से उनका विवाह कर दिया जाए, परंतु वे अपनी जिद पर अड़े रहे। एक बार राजा ने अपने 7 पुत्रों से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम सब अपने परिवार में राजी खुशी हो, परंतु मैं तुम सबों की पत्नियों से एक बार मिलकर उन्हें कुछ उपहार भेंट करना चाहता हूँ। बड़े राजकुमार ने बड़े आदर सम्मान के साथ महाराज को अपने घर निमंत्रण दिया। राजवधू ने बहुत सारे पकवान बनाए, घरों को सजाया तथा स्वयं भी अच्छे कपड़े और गहनों से सजी संवरी महाराज का स्वागत किया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने बेटे तथा बहू को कीमती वस्त्र तथा गहने भेंट किए। इस प्रकार बाकी 5 राजकुमारों ने भी राजा की खूब आवभगत की। अब छोटे राजकुमार की बारी थी। वे बहुत चिंतित थे। घर आकर उसने बंदरिया से कहा, मैं क्या करूं? मेरे भाइयों ने महाराज को अपने घर में बुलाकर अपनी पत्नी से मिलवाया, बहुत अच्छा खाना खिलाया, लेकिन अब मैं कैसे उन्हें अपने घर बुलाऊं? हमेशा की तरह राजकुमार अपनी दुख भरी बातें उसके सामने कहने लगा। बंदरिया भी शांत बैठी उसकी बातें सुन रही थी। अचानक उसने मनुष्य की आवाज में कहा, आप अफसोस न करें, आप भी जाकर महाराज को अपने घर आने का निमंत्रण दें। साथ में आप उनके दोस्तों, सैन्य सामंतों तथा नौकरों को भी बुला लें। मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा ही करें। राजकुमार हैरान हो गए। उन्होंने राजा को अपने सेना, नौकरों तथा दोस्तों के साथ अपने घर पर आमंत्रित किया। राजकुमार अकेले बैठकर चिंता में लीन थे कि बंदरिया ने उन्हें आवाज लगाया। राजकुमार ने कहा, शहजादी। प्यार से वह बंदरिया को इसी नाम से बुलाता था। आपके कहने पर मैंने सब लोगों को निमंत्रण तो दे दिया, अब उनके आवभगत के लिए
खाना तथा पैसे कहाँ से ले आऊं? क्यों चुप हो गई? कुछ उपाय बताओ। उसने राजकुमार की तरफ टूटे हुए मिट्टी का एक घड़ा बढ़ाया जिस पर लिखा था, आप मुझे जहाँ से लेकर आए थे उसी पेड़ के ऊपर आप इस घड़े को डाल दीजिए और थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। बहुत सोच विचार के बाद राजकुमार उस पेड़ की तरफ चल पड़ा। यह एक विशाल बरगद का पेड़ था जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था। वहाँ पहुंचकर उसने घड़े को पेड़ के अंदर एक गड्ढे में डाल दिया और वहीं बैठकर इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक सुंदर कन्या हरे रंग की पोशाक पहनकर बाहर आई तथा राजकुमार को अपने साथ चलने को कहा। राजकुमार पेड़ पर चढ़कर उस गड्ढे में उतर गया। कुछ दूर चलने पर उसे एक बहुत सुंदर बागीचा दिखा जिसके एक किनारे विशाल राजमहल था। वहाँ पेड़ पौधे हीरे और सोने से लदे हुए थे। बागीचे के बीचों बीच एक नदी बह रही थी। नदी के जल से सुगंध आ रहा था तथा जल इतना स्वच्छ था कि उसके अंदर हीरा, मोती और सोने की मछलियाँ साफ दिख रही थी। बागीचे के दूसरी ओर एक झील था जिसमें सोने के जल से बना फव्वारा चल रहा था। उसके पास एक पत्थर से बना कमरा था जिसमें 12 दरवाजे थे। राजकुमार उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ एक बहुत सुंदर मखमल के आसन पर परी रानी बैठी हुई थी। उसे देखकर राजकुमार हैरान हो गया और अपने आने का कारण भी भूल गया। परी रानी ने कहा, राजकुमार, आप व्याकुल ना हो। मैं जानती हूँ आप यहाँ क्यों आए हैं। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। अब आप निश्चिंत होकर अपने राजमहल लौट जाइए। राजकुमार ने उसे नमस्कार किया और अपने घर लौट आया। राजमहल पहुंचने पर उसने अपनी शहजादी को सारी बातें बताई। वहाँ के सुंदर दृश्यों की कल्पना से उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर चारों ओर चहल पहल देखकर राजकुमार हैरान हो गया। राजमहल से छोटे राजकुमार के घर तक भव्य रूप से सजाया गया था। सड़क के दोनों किनारे फल फूल के पेड़ लगे थे। सड़क के ऊपर सोने से जड़ा हुआ कीमती मखमली दरी बिछाई गई थी। दोनों तरफ दुकानें सजी हुई थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर खिलौने और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। जैसे आप लोग खरीदते हो, ठीक उसी तरह ये बच्चे भी खिलौने और मिठाई खरीद रहे थे। ढोल तथा नगाड़े बज रहे थे। राजकुमार के महल के अंदर जहाँ शांत वातावरण रहता था, वहाँ भी आज बहुत रौनक थी। चारों तरफ रत्नों से भरा झाड़ लटक रहे थे। उस्ताद बैठकर गाने की मधुर धुन बजा रहा था। सोने के बर्तनों में 10,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम हो चुका था। दास दासियां सुंदर पोशाकों में घूम रही थी। सारा वातावरण सुगंधित और प्रफुल्लित था। थोड़ी देर में एक नौकर आया।
महाराज के आने की सूचना उसने छोटे राजकुमार को दी। वे लोग बाहर आए तथा महाराज और उनके साथियों को सम्मानपूर्वक हीरे से जड़े हुए एक विशाल कमरे में ले गए। वहाँ एक भव्य भोज का आयोजन हुआ। अंत में अतिथियों को सोने की थाली और हीरे की कटोरी भेंट की गई। कहानी में मज़ा आ रहा है ना? आगे देखिए। महाराज ने राजकुमार से कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे भी अधिक धनवान हो गए। इतना अच्छा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। इतना आदर सम्मान भी मुझे पहली बार मिला। लेकिन अब मैं तुम्हारी पत्नी से मिलकर उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। राजकुमार के मन से बंदरिया के प्रेम को समाप्त करने के लिए ही महाराज ने अपने सातों पुत्रों के सामने ऐसी शर्त रखी थी। भय और लज्जा से राजकुमार घबराने लगा, क्योंकि अब कोई उपाय नहीं था। अपनी शहजादी को सबके सामने लाकर अपमानित होना था। फिर भी उसने कहा, जैसी आपकी आज्ञा। शहजादी के कमरे का दरवाज़ा खोलते ही राजकुमार अवाक हो गया। पूरा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था, जिसके मध्य सोने के सिंहासन पर परी रानी बैठी थी। वह अपनी शहजादी को ढूंढने लगा। तब परी रानी ने कहा, राजकुमार, जब मैंने तुम्हें अपने पातालपुरी में पहली बार देखा था, मैं मंत्रमुग्ध हो गई थी। अतः यहाँ आकर मैंने तुम्हारी शहजादी बंदरिया को भगा दिया है। क्या आप मुझसे शादी करोगे? राजकुमार क्रोधित स्वर में बोला, तुम मेरी प्रतिज्ञा को खत्म करना चाहती हो? यह संभव नहीं है। मैंने तुमसे इस भव्य आयोजन की मांग नहीं की थी। मैं अपने शहजादी के साथ खुश था। तुमने ऐसा क्यों किया? इतना कहकर वह परी रानी के पैरों से लिपटकर रोने लगा। परी रानी अपने सिंहासन से उतरकर राजकुमार को उठाया और कहने लगी, राजकुमार, मैं ही तुम्हारी शहजादी हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। उधर कोने में मेरी बंदर की खाल पड़ी है। राजकुमार बहुत खुश हुए। वे दोनों महाराज तथा अतिथियों के पास गए। सारी बातें सुनने के बाद महाराज तथा नगरवासी छोटे राजकुमार की प्रशंसा करने लगे। महाराज ने छोटी बहू को मूल्यवान भेंट दिए। छोटे राजकुमार की प्रशंसा सुनकर बाकी 6 राजकुमार उससे ईर्ष्या करने लगे। एक दिन उन लोगों ने छोटे राजकुमार से कहा, तुम्हारी पत्नी परी है, अब तुम उस बंदर के खाल को जला डालो। पता नहीं कब वो फिर से बंदर के खाल को पहन ले। राजकुमार ने उनकी बात मान ली और खाल को जला डाला। अचानक मैं जल गई चिल्लाते हुए छोटी रानी महल से निकलकर भागने लगी। उसके जाते ही घर के ऐशो आराम खत्म हो गए। राजकुमार को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जंगलों की तरफ सड़क पर दौड़ने लगे। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि बरगद का पेड़ वहाँ नहीं है। उसके बदले वहाँ ढेर सारी राख पड़ी थी। राजकुमार शहजादी को पुकारता हुआ भागने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात 3 लोगों से हुई, जिन लोगों ने शहजादी को मैं जल गई चिल्लाते हुए दौड़ते देखा था।
वे उसकी सुंदरता से मुग्ध हो गए थे तथा उसे पुनः एक बार देखना चाहते थे। पहले व्यक्ति ने राजकुमार को एक डंडा दिया। यह जादुई डंडा था और साधारण लोगों को नजर नहीं आता था। दूसरे ने एक टोपी दी जिसे पहनकर आदमी गायब हो सकता था। तीसरे व्यक्ति ने एक सितार दिया जिसकी धुन से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। बहुत कठिनाइयों को पार करने के बाद राजकुमार परियों के देश में पहुंचा। उसने टोपी पहन ली, अतः कोई उसे नहीं देख पाया। राजकुमार ने देखा एक राजकन्या बुरी तरह जलकर छटपटा रही थी। अब वह फकीर का वेश धारण कर सितार बजाने लगा। परी राज्य में सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। परियों के राजा अपनी कन्या का उपचार करने के लिए फकीर से विनती करने लगे। बदले में उसे ढेर सारा इनाम देने का वादा किया। बहुत कहने पर वह राजी हो गया तथा दासियों को एक मरहम दिया राजकन्या के शरीर पर लगाने के लिए। परिकन्या ने राजकुमार को पहचान लिया। कुछ दिनों में परी स्वस्थ हो गई। फकीर ने राजा से उसकी कन्या से उसका विवाह करवाने की शर्त रखी। राजा बहुत क्रोधित हो गया और अपने नौकरों को आज्ञा दी, इसे फौरन नगर से बाहर निकाल दो। बूढ़ा फकीर नहीं जानता कि क्या कह रहा है। नौकर आगे बढ़ने ही वाला था कि राजकुमार ने डंडे से उसके धुनाई शुरू कर दी। परियों के राज्य में कोहराम मच गया। तब राजा ने फकीर से माफ़ी मांगी और कहा, मुझसे गलती हो गई, आप अपना परिचय दीजिए तथा मुझे आपकी शर्त मंजूर है। राजकुमार टोपी निकालकर उनके सामने खड़ा हो गया। वह राजकुमारी के साथ 3 और परियों को ले आया। रास्ते में उन तीनों लोगों से राजकुमार की पुनः भेंट हुई। वो लोग दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हुए। 3 परियों के साथ उन 3 दोस्तों का विवाह कर दिया गया। राजमहल लौटकर छोटे राजकुमार ने महाराज को सारी घटना सुनाई। महाराज अपने 6 पुत्रों से बहुत नाराज हुए तथा उन्हें बंदी बनाकर लाने की आज्ञा दिए, परंतु छोटे राजकुमार के अनुरोध के आगे उन्हें झुकना पड़ा और महाराज ने राजकुमारों को माफ़ कर दिया और सब मिलजुल कर अब रहने लगे। नगर में हर ओर खुशी ही खुशी का माहौल बन गया। कैसे लगी कहानी? प्लीज़ सब्सक्राइब, comment and share also. Thank you.